Evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening, all. How are you guys? Fine, sir. Good evening, sir. Good evening. I think एक दो लोग रह गए अभी. चलो तो हमें आज नया चैप्टर स्टार्ट करना है. That is polynomial. ये चैप्टर 9th में भी था, बट 10th में बहुत ज्यादा नहीं है. 10th में इसका छोटा सा पार्ट है. और आई थिंक मैंने पहले ही बताया हुआ कि इस साल 9th वाले चैप्टर से क्वेश्चन आ गया था. तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि 9th के टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए. जैसे वो बार वाला क्वेश्चन हो जाता है, वो 9th में था, अगर तुम्हें याद हो. p/q फॉर्म में लिखना 2.3 बार, याद है? तो कभी कभी बोर्ड में आ जाता है, ऑल्दो वो 10th में है. ऐसे पॉलिनोमियल चैप्टर से भी कभी कभार थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकते हैं. तो हम क्विकली रिवाइज कर लेंगे कि हमने 9th में क्या पढ़ा था, एंड देन हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है? तो सबको याद है कि पॉलिनोमियल क्या होता है? सर, जिसकी डिग्री एक होल नंबर होती है. डिग्री मत बोलो उसको, डिग्री तो बाद में डिफाइन होगा ना, पहले तो पॉलिनोमियल डिफाइन होगा. क्या बोलेंगे उसको? सर, एनी algebraic expression इन विच degree is 1. डिग्री वर्ड नहीं, डिग्री वर्ड बाद में आया है, पहले पॉलिनोमियल वर्ड आया है. तो पॉलिनोमियल को डिफाइन करने के लिए डिग्री वर्ड को यूज नहीं करते. Expression with more than उससे क्या बोला? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 terms से ज्यादा हो. नहीं. Sir, an algebraic expression in which the power of the variable is equal to 1. नहीं. क्या पढ़ा 9th में? जो पुराने बच्चे हैं उनको तो सबको आके बहुत बहुत ज्यादा प्रेशर देता हूँ मैं इस डेफिनेशन पे, और अभी तक डेफिनेशन नहीं आया. रिया, Sir, degree 1. डिग्री वर्ड यूज करने लगे. Sir, an expression which consists of variable and coefficients. Coefficients and variables. नहीं. सृष्टि, सर, आपने डिग्री 1 वाला ही तो बताया था कि उसकी डिग्री 1 होती है. मैं याद दिलाऊंगा मैंने क्या बताया था. बोलो सृष्टि. Sir, an algebraic expression consists of variables and constants. तो वो तो algebraic हो गया ना. इशिता, Sir, an algebraic expression in which the power of the variable is a whole number. वेरी गुड. इसको याद आया. देखो पॉलिनोमियल क्या होता है? एन algebraic expression in which exponent of the variables are whole numbers. जो वेरिएबल होंगे उनकी पावर्स को होल नंबर होना पड़ेगा. Then we will say that algebraic expression is a polynomial. ठीक है? इस साल यही क्वेश्चन आ गया था. 10 एक्सप्रेशन दिए थे बोर्ड के पेपर में, और बताना था कि कौन से पॉलिनोमियल हैं और कौन से नहीं है. 2 मार्क्स क्वेश्चन ही था, बट अगेन अगर पता ही नहीं होगा डेफिनेशन क्या है तो नहीं बता पाओगे. ध्यान रखना है कि सिर्फ पावर ऑफ वेरिएबल देखनी होती है. तो जैसे मैं बात करूं x² + 5x + 7, क्या पॉलिनोमियल है? Yes, sir. x² + 2x + 3/x, क्या पॉलिनोमियल है? No, sir. क्यों? Yes. और x की पावर -1 है. 3/x हो गया, मतलब अपॉन x मतलब x नीचे डिनोमिनेटर. -1 हो गया. अगर न्यूमरेटर में लिखोगे तो उसकी पावर -1 हो जाएगी. तो दैट वोंट बी अ पॉलिनोमियल. x² + 3√x + 7. सर, एक बार रिपीट कर दो. x² + 3√x + 7 Polynomial है. है? सर, yes, it is polynomial. Yes sir है. Sir, नहीं है. Root x है. नहीं है. की पावर तो 1/2 हो जाएगी ना. 1/2 हो जाती है. पावर 1/2 होता है. तो अगर √x है दैट इज पावर 1/2, सो दैट वोंट बी अ पॉलिनोमियल. Yes. ठीक है?
चलो फिर हमने उसके बाद पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल दैट इज बेस्ड ऑन डिग्री एंड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। तो 9th की बात चल रही है, तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स तो क्लासिफिकेशन था कि अगर पॉलिनोमियल में एक टर्म होता है तो वो मोनोमियल होता है, 2 टर्म्स होते हैं तो बाइनोमियल होता है, बाइनोमियल, टर्म्स होते हैं तो ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। ऐसे ही हमने पढ़ी थी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिग्री, और उसके पहले हम डिग्री की बात कर लेते हैं। डिग्री किसको बोलते हैं? पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अगेन यहाँ पर हाईलाइटिंग वर्ड है वेरिएबल की पावर। कई बार होता है वो नंबर की पावर लिख देता है, जैसे x to the power 5 प्लस 3x to the power 4 प्लस 6 to the power 10। तो बहुत सारे लोग डिग्री 10 लिख देते हैं। 6 to the power 10 नहीं देखना है क्योंकि वो नंबर है, 6 to the power 10 इज अ नंबर, तो वहाँ पावर से मतलब नहीं है, सिर्फ वेरिएबल की पावर देखनी है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन डिग्री भी 3 हमने पढ़े थे। अगर डिग्री 1 हो दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और डिग्री 3 हो तो क्यूबिक। आने अब याद आया, तुम कह रहे थे डिग्री 1 बताया था। यस तो ये क्लासिफिकेशन बताया था, डेफिनेशन में नहीं बताया था। ऐसे ही कई लोग ये डेफिनेशन बहुत देते हैं कि मोर देन 2 टर्म्स हो, 2 टर्म्स हो, वो तो क्लासिफिकेशन में है। 2 टर्म्स है तो बाइनोमियल है, 3 है तो बाइनोमियल है, ब्ला ब्ला ब्ला। नेक्स्ट थिंग हमने पढ़ा था वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अ पॉइंट। किसी पॉइंट पे पॉलिनोमियल क्या वैल्यू लेता है, तो हम पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह वैल्यू डाल देंगे। वो जैसे पूछ दिया जाए कि कोई पॉलिनोमियल है px, उसकी वैल्यू क्या होगी एट x इज इक्वल टू 2, तो हम बस x में 2 डाल देंगे, जो वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा था दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इसको याद है? Yes, sir. यस बताओ। Sir, value of the variable for which the polynomial will sum up to 0. ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया स्वास्तिका ने। वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम्स 0 इज नोन एज जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर ज्यादा वैल्यू है तो जीरोस हो गए, एक है तो 0 हो गया। जैसे सिंपल सा एग्जांपल ले लें, x माइनस 3, तो पॉलिनोमियल 0 कब होगा? x इज इक्वल टू 3 पर, तो 3 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ये नहीं सोचना है कि फाइनल वैल्यू 0 हो गई तो बहुत सारे लोग 0 लिख देते हैं कि 0 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। जिस वैल्यू पर, जिस x की वैल्यू पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है, उस x की वैल्यू को हम बोलते हैं 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। फिर हमने पढ़ा था फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम। इसको याद है रिमाइंडर थ्योरम? रिमाइंडर थ्योरम Sir, मैं बोलूं? बोलो। Sir, if x minus a is a factor of p of x, then p of a will be 0. ठीक है, और भी दो तरफ से था, 2 स्टेटमेंट हुआ करते थे इसके। Sir, if p of a is 0, then x minus a is a factor of p of x. ये है फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम है ना? हाँ, ये फैक्टर थ्योरम है। रिमाइंडर थ्योरम क्या थी? If x minus a is a factor of p of If x minus a is if p of x is divided by x minus a, then the remainder p will of be x a. will be the remainder. Very good. If a polynomial px is divided by a linear polynomial, इसमें बहुत ध्यान रखना कि remainder theorem is valid only for division with linear polynomials. तो अगर किसी polynomial को अगर हम linear polynomial से divide कर रहे हैं, और यहाँ पर हमने linear polynomial को x minus a बोला है, तो if a polynomial px is divided by x minus a, then p of a gives us the remainder. आसान भाषा में बोले तो जिससे भी डिवाइड कर रहे हैं पॉलिनोमियल को, उस एक्सप्रेशन को 0 रख देना है, x की जो वैल्यू आ जाएगी वही पॉलिनोमियल में पुट कर देनी है। मतलब अगर मैं पॉलिनोमियल को x minus 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो x minus 2 0 कब होगा? x is equal to 2 पर, तो p of 2 रिमाइंडर दे देगा हमें। समझ गए बात? याद आया सबको? यस हम पॉलिनोमियल को 2x plus 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो p of minus 3/2 रिमाइंडर दे देगा। 2x plus 3 0 कब होगा? x is equal to minus 3/2। ठीक है, समझ में आया सबको? Yes, sir. यस रिमाइंडर थ्योरम का भी यूज यहाँ पर होगा, तो सब लोग इसको भी रिवाइज कर लो कि अगर 0 ऑफ द पॉलिनोमियल पता है हमें,
तो हम उससे फैक्टर निकाल सकते हैं, और अगर फैक्टर पता है तो उससे जीरो निकाल सकते हैं। तो कहते हैं कि अगर इफ x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल देन p ऑफ a इज जीरो। ये रिमाइंडर थ्योरम से ही आया। देखो अगर x माइनस a फैक्टर है और हम डिवाइड करेंगे पॉलिनोमियल को x माइनस a से, तो अगर फैक्टर से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर तो जीरो ही हो जाएगा। तो इफ x माइनस a इज अ फैक्टर देन p ऑफ a विल बी जीरो। और इसको उल्टा साइड से भी बोल सकते हैं कि इफ p ऑफ a इज जीरो देन x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, किसी को इशू तो नहीं आता है? No, sir. नो सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्लास 10th में क्या पढ़ना है हमें? क्लास 10th में सबसे पहले पढ़ना है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के जीरो का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग से मतलब है कि अगर हम उसको ग्राफिकली ड्रॉ करेंगे, ग्राफ से बात करेंगे तो किस तरह से दिखाई देगा इसको। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसको हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे। इसको मैं मिक्स करके पढ़ा रहा हूँ, तो सिलेबस का और एक्स्ट्रा वाला पार्ट, क्योंकि सब कनेक्टेड ही है। तो पहले एक बेसिक बात सीखते हैं हम कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और रूट्स ऑफ इक्वेशन, इनमें क्या रिलेशन है। देखो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता है, और अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर आएगा तो हम इसको रूट्स ऑफ द इक्वेशन बोलेंगे। मोर और लेस ये सेम ही चीजें हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि इक्वेशन के सोल्यूशन को हम रूट्स बोल देते हैं, और पॉलिनोमियल की वैल्यू जब निकालते हैं तो वहां पर हम उनको जीरो बोल देते हैं। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं बताता हूँ। फिर कोई कह दे कि एक पॉलिनोमियल है px which is x minus 2। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन नहीं है, px नाम है पॉलिनोमियल का, तो मेरा px is equal to x minus 2। अब कह दिया जाए कि ये पॉलिनोमियल जीरो कब होगा, तो हम क्या लिखेंगे? यार इसका जीरो फाइंड करना है, हमें चेक करना है कि x minus 2 जीरो कब होगा, when x is equal to 2। तो हम बोलेंगे 2 is जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। ठीक है, अब दूसरा अगर चैप्टर होता है, अगर ये इक्वेशन का चैप्टर होता तो क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता, x minus 2 is equal to 0, दिस इज द इक्वेशन, इस इक्वेशन का सोल्यूशन बताओ। ठीक है, तो हम बोलेंगे, तो यहाँ से शुरू, यही चीज वहां आ गई है, बस नाम का फर्क है। तो हम बोलेंगे x is equal to 2 is the solution of equation, और इसी को हम इक्वेशन का रूट भी बोलते हैं। so 2 is a root of equation। डिफरेंस समझ गए? टेक्निकली कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एक्सप्रेशन होगा तो उसको जीरो बोलते हैं, इक्वेशन होगा तो उसको रूट बोलते हैं। ठीक है, Yes, sir. जैसे मैं क्वाड्रेटिक की बात करूं, समझेंगे अगर px इज इक्वल टू हो गया, मान लो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस 10। ठीक है, तो हम कहेंगे इसको फैक्टराइज करेंगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल तो होगा x माइनस 5 x प्लस 2। तो कहेंगे 5 and minus 2 are zeros of this polynomial। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन कहता कहता सॉल्व द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। हम बोलेंगे कि 5 and minus 2 are the Root of equation. रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो यहाँ तक दिक्कत? No, sir. सर इसे बोलते हैं सिर्फ या कोई रीजन भी है? एक मिनट, हेलो, हाँ जी जी, मैम वो सेम आईडी से लॉगिन है आपका? अभी मैं क्लास में हूँ, क्लास करता हूँ, तो मैं कॉल बैक करके फिर आपको, हाँ अराउंड 7:30। हाँ अर्चिता, आई थिंक कर दिए नाम अलग, क्या पूछ रहे हैं? तो सर ये बोलते हैं या कोई रीजन भी है? देखो डेफिनेशंस के रीजन नहीं होते हैं, तो किसी ने कभी डिफाइन किया, किसी चीज को दीवार बोलते हैं, किसी को चेयर बोलते हैं, उनका रीजन नहीं हो, तो कॉमन कम्युनिकेशन के लिए यूज तो इसलिए बोलते हैं, तो ये सब डिफाइंड है इस तरह से।
तो इसमें बहुत ऐसा कोई मैथमेटिकल रीजन नहीं, ठीक है? समझ नहीं आया, क्या समझ नहीं आया मुझे कि उसको क्या समझ नहीं आया? वही समझ नहीं आया कि जीरो और रूट में क्या फर्क है। अगर हम पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो हम जीरोस बोलेंगे, अगर इक्वेशन की बात करेंगे तो रूट्स बोलेंगे, इतना ही तो बताया अभी। ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, तो डाउट कहाँ है? समझ आ गया आगे। चल, तो इसमें छोटा सा डिफरेंस और आएगा, ये भी 9th की बात है, बट फिर भी सिंस वी आर बिल्डिंग द कॉन्सेप्ट तो और बात समझते हैं। कि एक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं या एक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होते हैं, तो बहुत ध्यान से समझना है इसको, कंफ्यूजन हो जाएगा अदरवाइज। अभी मैं इक्वेशन की बात कर रहा हूं, तो एक इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है उसके हमेशा उतने ही सॉल्यूशन या रूट्स होते हैं। एक इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है उसके हमेशा एग्जैक्टली उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। सुन लिया तुमने अच्छे से? यस सर। यस इसका मतलब ये है कि अगर कोई इक्वेशन है जिसकी डिग्री 10 है तो उसके एग्जैक्टली 10 सॉल्यूशन होंगे। कोई इक्वेशन है उसकी डिग्री 4 है, उसके एग्जैक्टली 4 रूट्स होंगे, ठीक है? लेकिन अब यहाँ पर एक कैच आने वाला है। कैच क्या है? हमने अभी तक जो नंबर्स पढ़े हैं, तुम्हारा चैप्टर 1 था अगर याद हो तो, रियल नंबर्स। हमने अभी तक जो नंबर्स पढ़े हैं वो सारे नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं जो हमने आज तक सीखे हैं। बट रियल नंबर्स के अलावा भी एक नंबर होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद अभी हम डिटेल में नहीं करेंगे, सिर्फ ये समझेंगे कोई और नंबर भी होते हैं, ठीक है? उन नंबर्स को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। वो ये नंबर्स नहीं जिनकी अभी तक हमने बात की लाइफ में। तो जब मैंने कहा है कि एक इक्वेशन के उतने ही रूट्स होते हैं जितने उसके डिग्री होती है, तो आई एम सेइंग कि वो रूट्स कैसे भी हो सकते हैं, वो रियल रूट्स भी हो सकते हैं और वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, ठीक है? मतलब एक इक्वेशन है x to the power 10 plus 6 x to the power 4 plus 7. This is a equation of degree 10. अगर इस इक्वेशन की डिग्री है तो उसके सॉल्यूशन, इसके रूट्स कितने होंगे? 10, ठीक है? लेकिन आई एम नॉट सेइंग कि ये 10 रियल रूट्स होंगे। ये रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्स रूट की एक खास बात और है कि जब भी होते हैं ये हमेशा पेयर में होते हैं, ये कभी अकेले नहीं होते हैं। एक कॉम्प्लेक्स रूट नहीं होता है, होंगे तो 2 होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, ठीक है? मतलब 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, ऐसा होगा। तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी क्या है? अगर डिग्री 10 की इक्वेशन है तो हो सकता है कि सारे रूट्स रियल हो, 10 रियल रूट्स हो और कॉम्प्लेक्स रूट 0 हो। और बताओ क्या पॉसिबिलिटी है? सर रियल नंबर 0 कॉम्प्लेक्स 10। क्या नहीं आया अर्शिता? सर कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी मैंने उसके बारे में बताया, मैंने कहा कोई नंबर होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर जो रियल से हट के होते हैं, ठीक है? पर वो पेयर में होते हैं। हाँ, लेकिन अगर वो आए, मतलब वो नंबर पेयर में नहीं होते हैं, लेकिन अगर वो रूट्स हुए कॉम्प्लेक्स नंबर में तो रूट्स हमेशा पेयर में होते हैं अगर कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं। सर रियल 0 हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स 10 हो सकते हैं। वेरी गुड। सक्षम ने कहा कि हो सकता है कि सारे रूट कॉम्प्लेक्स हो, पेयर में ही क्योंकि है, तो 10 कॉम्प्लेक्स रूट्स हो और 0 रियल रूट्स हो, पॉसिबल है। और क्या पॉसिबल है? तो 2 रूट रियल सर और 2 5 कॉम्प्लेक्स। 5 नहीं हो सकते, देखो आज अभी हमने कहा 8 रियल 6 और 4। 8 रियल रूट्स 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स, 6 रियल रूट्स 6 4 कॉम्प्लेक्स रूट्स 4 2 4 रियल रूट्स 6 कॉम्प्लेक्स रूट 2 रियल रूट्स और 8 कॉम्प्लेक्स, ठीक है? ये सारी पॉसिबिलिटीज होंगी और ये हमेशा होंगी। यहाँ से एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन कि अगर कोई इक्वेशन है जिसकी डिग्री ऑड है, मान लो डिग्री 5 है, डज इट गारंटी कि कोई ना कोई एक रियल रूट जरूर होगा? अगर डिग्री ऑड है तो कैन बी श्योरली से कि कम से कम एक रियल रूट तो होगा ही होगा। यस सर। यस सर। कह सकते हैं कि ऑड है तो कॉम्प्लेक्स रूट तो पेयर में ही आएंगे। अगर डिग्री 5 है तो कॉम्प्लेक्स रूट 4 हो सकते हैं, 5 तो हो ही नहीं सकते।
जब जब भी कोई इक्वेशन होगी जिसकी डिग्री ऑड होगी उसका एक रियल रूट फॉर श्योर पॉसिबल है। लीनियर इक्वेशन के बारे में सोचो, लीनियर इक्वेशन की हमेशा एक सॉल्यूशन होता है, तो उसकी डिग्री एक है और वो हमेशा रियल होगा। कैन यू करेक्ट इट? यस सर। ठीक है, लेकिन क्वाड्रेटिक में जरूरी नहीं, क्वाड्रेटिक में हो सकता है कि 2 रियल रूट्स हो सकता है 0 रियल रूट्स हो। अभी हम जीरोस की बात भी कर लेते हैं। जीरोस और रूट्स में अभी मैंने बताया बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा काउंटिंग में फर्क आ जाता है। काउंटिंग में फर्क कैसा है? अच्छा, मैंने मान लो कि इक्वेशन ली x - 1 = 0, इसका रूट क्या हो गया? 1. सर 1 x = 1 इसका रूट हो गया। अभी मैंने इक्वेशन ली x - 1 होल स्क्वायर, या फिर ऐसे लिख दिया x - 1 × x - 1। ये कैसी इक्वेशन पहले ये बताओ, किस तरह की इक्वेशन है? लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक? सर क्वाड्रेटिक। कितने रूट्स होंगे इसके? सर 2 रूट्स। क्या है रूट्स बताओ इसके? सर 1 और 1। यहाँ से भी 1 आया और बाई चांस यहाँ से भी 1 आ गया। रूट्स हमेशा उतने ही होते हैं, तो अगर 2 इक्वल रूट्स भी हैं तब भी हम उसको 2 अलग-अलग बार मेंशन करते हैं कि x = 1 and x = 1. These are 2 roots of this equation. समझ गए? x - 1 क्यूब कितने रूट्स होंगे? सर 3 क्या होंगे वो? X equal to 1. सर नंबर क्या है? x - 1 x - 1 क्यूब है, तो तीनों इक्वल रूट हो जाएंगे 1 1 और 1। लेकिन बाई चांस जब हम जीरोस काउंट करते हैं ना, तो हम ये बार बार नहीं काउंट करते हैं। तो अगर क्वेश्चन होता है कि इस पॉलिनोमियल क्या, मान लो इक्वेशन नहीं होती, इस पॉलिनोमियल में कितने जीरो हैं? एक जीरो है। इस पॉलिनोमियल में कितने जीरो हैं? हम 2 बार नहीं काउंट करते जीरोस में, एक ही जीरो है। इस पॉलिनोमियल में कितने जीरो हैं? 1 जीरो है। इसलिए याद करो क्लास 9 में हमने पढ़ा था कि a polynomial of degree n can have maximum n zeros। मैक्सिमम वर्ड लग जाएगा, अगर डिग्री 3 है तो मैक्सिमम 3 जीरोस होंगे। समझ में आई बात? अब यस रूट्स तो फिक्स है, रूट्स उतने ही होंगे, इसीलिए बुक में रूट्स नहीं लिखा था, इसीलिए उन्होंने जीरोस लिखा था। रूट्स उतने ही होंगे, उसमें कॉम्प्लेक्स रियल का चक्कर फंस जाएगा। जीरोस में मैक्सिमम लगा दें, क्योंकि हो सकता है कुछ इक्वल रूट्स हो, उससे सेम ही जीरो निकाला है, इसीलिए हम बोलते हैं कि यार डिग्री 10 हो सकता है 0 1 हो 2 हो 3 हो 5 हो 9 हो अप टू 10 भी हो सकते हैं मैक्सिमम। 2 डिफरेंस समझ गए जीरोस और इक्वेशन में? एक तो एक्सप्रेशन के जीरो बोलते हैं, इक्वेशन के लिए रूट बोलते हैं। रूट को एग्जैक्टली काउंट करते हैं जितनी बार भी रिपीट हो रहा होता है, पॉलिनोमियल जीरो को उसको एक ही बार काउंट करते हैं। ठीक है? Yes sir. Yes sir. नोट कर लिया? Yes sir. यस सर। चलो अब आते हैं इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग और ग्राफ पे। अभी ये सिलेबस का पार्ट आ रहा है। सिलेबस कह रहा है कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि वो x की वो वैल्यू जहां पर पॉलिनोमियल 0 हो रहा हो। ज्योमेट्रिकल मीनिंग है तो हम कौन सा ग्राफ बनाएंगे? पहले तो हम लीनियर पॉलिनोमियल ले लेते हैं, छोटा सा ले लेते हैं, सिंपल सा x - 3। वो ग्राफ बनाना याद है ना? 2 वैल्यूज लेते हैं, ज्वाइन कर देते हैं लाइन। सर पर कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या है? मतलब हमने अभी तो पेयर्स के अकॉर्डिंग उसको कर लिया था। पढ़ाऊंगा बाद में, अभी नहीं पढ़ाऊंगा। ओके सर। चलो, तो एक लीनियर इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन, लाइन का ग्राफ बनाना आता है सबको? Yes sir. Yes तो sir. एक 2 सॉल्यूशन ले लेंगे। x = 0 ले लिया तो y - 3 आ गया, x = 1 ले लिया y - 2 है, कुछ भी कर लेंगे। y 0 ले लिया तो x से कुछ भी कर लेंगे। तो ये बन गया ग्राफ। ठीक है? अब जीरोस का ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या हुआ? देखो, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब है कि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 कब हो रही है, मतलब y 0 कब हो रहा है। y तो है पॉलिनोमियल की वैल्यू। इस ग्राफ में x एक्सिस पे x की वैल्यू है और y एक्सिस पे px की वैल्यू, मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू जिसको हम y बोल रहे हैं। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहां पर मिलता है? जहां पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही होती है, मतलब जहां पर y की वैल्यू 0 हो रही होती है। ग्राफ में y की वैल्यू 0 कहां पर होती है? इस ग्राफ में y की सर जहाँ पे वो x को इंटरसेक्ट करता है, X-axis. सर जहाँ पे वो x को इंटरसेक्ट करता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? द पॉइंट और पॉइंट्स अगर ज्यादा है तो
where graph of polynomial intersects x axis. उस पॉइंट को, वो पॉइंट होता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और ऑफ कोर्स उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये ग्राफ है, तो ये पॉइंट है 3, 0 और दिख रहा है x = 3 पर ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, सो दिस इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर है सर? हाँ। सर आप रिपीट कर दोगे सर? पॉइंट पे आ गया तो The point where graph of polynomial intersects x axis is known as zero of the polynomial. इस बैच वालों को मैंने एक बार पे निकाला नहीं ना अभी क्लास से? नो सर। जल्दी वो दिन आएगा। 3 बैचेस में आ चुका है, 9th में, 9 फाउंडेशन में और 10th में। हमारा बैच ही रह गया है। लिख लिया? तो देखो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। क्वेश्चन क्या है कि ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इज गिवन और ये पॉलिनोमियल है px is equal to kx plus 7. Find the value of k. ठीक है, तो हम ग्राफ देखेंगे। हम कहेंगे यार देखो ये ग्राफ x is equal to 3 पर इंटरसेक्ट कर रहा है, x एक्सिस को at 3 पर इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब x is equal to 3 is the zero of this polynomial. That means अगर मैं x की वैल्यू 3 डालूंगा तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो ग्राफ देख के बता देंगे कि p of 3 must be 0, that means 3k. x में 3 डाला, 3k plus 7 must be 0. That tells us k is equal to minus 7/3. सिंपल है? यस सर। लीनियर की बात मैं कर रहा हूँ, यूजुअली क्वाड्रेटिक ज्यादा आता है, अभी क्वाड्रेटिक में भी आते हैं, लीनियर में इतना ही सिंपल होता है। ठीक है, अच्छा एक वो भी देख लेते हैं साथ साथ कि हर एक पॉलिनोमियल में जो जीरोस होते हैं और जो कोफिशिएंट्स होते हैं पॉलिनोमियल के, जैसे यहाँ पर k है, 7 है, यहाँ पर 1 है और -3 है, उनमें एक रिलेशन होता है। तो वो रिलेशन देखो यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्या रिलेशन होगा। एक स्टैंडर्ड लीनियर पॉलिनोमियल को हम कैसे लिख सकते हैं? ax plus b. This is the most general form of linear polynomial. a कुछ भी हो सकता है, b कुछ भी हो सकता है, तो ये जनरल फॉर्म बोलता है इसको। ठीक है, तो बताओ यहाँ पर इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा कोफिशिएंट के टर्म में? हमने कहा इस पॉलिनोमियल का जीरो तब होगा जब y की वैल्यू 0 होगी। तो y को हम 0 रख देते हैं, मतलब ax plus b is equal to 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं x is equal to minus b upon a। ठीक है, तो ये रिलेशन हो गया कि जो लीनियर पॉलिनोमियल का 0 होता है दैट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। इसका एक रिलेशन हो गया जीरो और कोफिशिएंट्स में। रिलेशन यस सर। ठीक है, ये बहुत बेसिक है, आपका इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा। अभी क्वाड्रेटिक में थोड़ा सा और अच्छा रिलेशन आएगा। ये सबको समझ में आ गया है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ग्राफ और जीरो। यस सर। चलो अब आते हैं अपने इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पे, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा कैसा होता है? लीनियर का ग्राफ कैसा होता है हमेशा? स्ट्रेट लाइन होता है। ऐसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ, होती है। ऐसे ही क्वाड्रेटिक का ग्राफ भी फिक्स होता है। किसी को याद है क्या? सर पैराबोला। पैराबोला। इट इज ऑलवेज अ पैराबोला। पैराबोला क्या होता है? इस शेप को हम पैराबोला बोलते हैं। जब भी क्वाड्रेटिक होगी इक्वेशन या पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा इस शेप का आएगा। इसको बोलते हैं पैराबोला। ओपनिंग अपवर्ड, ऊपर की तरफ खुला है, ओपनिंग डाउनवर्ड की तरफ खुला है। कब ये वाला होता है और कब ये वाला होता है? दैट इज डिसाइडेड बाय लीडिंग कोएफिशिएंट। लीडिंग कोएफिशिएंट जानते हो? नहीं सर। हाईएस्ट पावर कोएफिशिएंट होता है, उसको हम बोलते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट। एक पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होती है वही डिसाइड करती है कि पॉलिनोमियल कैसा बिहेव करेगा। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर x² की है, पावर 2 है, तो लीडिंग कोएफिशिएंट a होगी। ठीक है,
तो अगर लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ग्राफ ओपनिंग अपवर्ड होगा, अगर लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है तो ग्राफ ओपनिंग डाउनवर्ड। ठीक है? यस सर। तो अगर हम क्वाड्रेटिक का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कुछ पॉसिबिलिटीज हैं। कैसी पॉसिबिलिटीज हैं? हो सकता है ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल ऐसा बनेगा पैराबोला शेप का ही ऐसा, हो सकता है ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल ऐसा बने, हो सकता है ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल ऐसा। ठीक है? These are three different cases. अब इन केसेस में डिफरेंस क्या है? पहली बात तो ये समझ गए होंगे कि zeros of the polynomial देख रहे हैं तुम्हें कहीं? These are the zeros of polynomial. और थर्ड केस में कोई जीरो नहीं है। ठीक है? ये बोर्ड वाली बात होगी, इतना खत्म हो गया कि वहां दो जीरो है, दो जगह इंटरसेक्ट करके दो जीरो हो गए, अगर एक जगह किया तो एक जीरो हो गया और उसमें भी जीरो नहीं, बात करना। क्लियर है? अब हम थोड़ा और डिटेल में जाते हैं कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ऐसा ग्राफ बना। यहाँ पर कौन कौन से केस देख रहे हैं? हम इक्वेशन की बात कर रहे हैं, रूट्स की बात करूंगा मैं। तो देखो हो सकता है कि ग्राफ हमारे एक्स एक्सिस को दो जगह इंटरसेक्ट करे। तो इस केस में क्या केस बन गया? कैन वी से वी हैव टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, या इसको अनइक्वल बोल दूं। दो रूट्स आ गए, एक रूट ये है और एक रूट ये, अनइक्वल है ना? यस रियल एंड अनइक्वल रूट्स। ये जो केस आया, बताओ इसमें कितने रूट्स हैं? So 1. सर 2 एंड सेम। एक रूट तो हो ही नहीं सकता। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एग्जैक्टली दो रूट्स हमेशा होंगे। तो इसके दो रूट्स हैं। कितना बताया था आंसर ये? सर मैंने हाँ, रिया। सर रिया। अच्छा गुड गुड। यहाँ पर ये जो ग्राफ है, ये वही वाला ग्राफ है जो हम पहले बात कर रहे थे, x-1 स्क्वायर वाला, कि दो रूट्स हैं लेकिन दोनों ही रूट्स इक्वल हैं। So the graph of the quadratic equation touches the axis. In that case, we have two real and equal roots. ठीक है? तीसरा केस भी है। इसमें कितने रूट्स हैं? जीरो। जीरो रियल। ठीक है, जीरो रियल बोला के थे ना। वैसे रूट्स कितने हुए? दो। रूट तो दो ही होंगे। रूट हमेशा उतने ही होते हैं जितनी डिग्री होती है। तो ये है, वैसे 10th हमारी क्लास के हिसाब से हम इसको बोलेंगे नो रियल रूट, और अच्छे से बोल सकते हैं तो क्या बोल सकते हैं? यहाँ पर है टू कॉम्प्लेक्स रूट्स। ठीक है? मैं 10th के हिसाब से आंसर लिखना होगा जब पूछा जाएगा। वैसे तो ये गलत नहीं होता, नो रियल रूट भी सही बोला है, और एग्जैक्ट प्रिसाइसली क्या है कि टू कॉम्प्लेक्स रूट्स आर देयर। क्लियर है? हाँ सर जो सेकंड केस है सर, उसमें टू रियल एंड इक्वल रूट्स है, मतलब टू रूट्स तो हमेशा होंगे लेकिन इक्वल रूट है सेकंड तो केस में। जैसे x-1 into x-1 होंगे तो दो रूट है, दोनों 1 1 आ गए। यस चलिए समझ लो, दो जगह कर रहा है मतलब दो डिफरेंट रूट्स है। अगर टच कर रहा है, टच का मतलब हमेशा दो रूट्स आएगा, दो इक्वल रूट्स। ठीक है? मतलब दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, मतलब दो तो मिनिमम है, वो तो डिग्री के हिसाब से डिसाइड होगा। यस सर। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? नो सर। नो सर। चलो अभी अगर उल्टा होता तब भी यही कहानी होती। उल्टा हो तब भी तो दो जगह कट कर सकता था, टच कर सकता था, और कहीं भी टच नहीं करता। उल्टे वाले केस ले रहा हूँ, बट ऐसे ही सिमिलर केस बनेंगे। ठीक है? अच्छा, और बात करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट बात। अभी मैं बस फिल्टर कर दे रहा हूँ कि हमारे बोर्ड में सिर्फ इतना ही था कि जीरो तो पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है। ज्योमेट्रिक मीनिंग है जहां पर ये एक्स एक्सिस को कट करता है। इतना ही था अभी तक हमारे सिलेबस वाला। बाकी अभी हम अपना एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं। ठीक है? अभी देखो मैंने बताया था ग्राफ, या अभी मैं बता रहा हूँ कि ग्राफ ऑफ एनी एक्सप्रेशन इट गिव्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम इसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं। एक तो हमें यहाँ पर जीरो या रूट्स दिखने लगे,
और हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि देखो ये एक पर्टिकुलर बिहेवियर शो कर रहा है। किस तरह का बिहेवियर? ये मैं अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कहां तक जा रहा है पता है ना? कहां तक जाएगा ऊपर? सर इन्फिनिटी। सर इन्फिनिटी। इंफिनिटी। तो इसका बिहेवियर देखो, इनफाइनाइट था, कम हुआ कम हुआ कम हुआ कम हुआ कम हुआ कम हुआ, एक मिनिमम वैल्यू तक आया, फिर बढ़ना शुरू, बढ़ना 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 और फिर पहुंच गया इनफाइनाइट। इन्फिनिटी। क्या हर जगह यही बिहेवियर है? कम हुआ कम हुआ कम हुआ कम हुआ, एक मिनिमम वैल्यू तक आया और फिर यहाँ भी वही बिहेवियर है। तीनों जगह वही बिहेवियर क्या है इसमें? यस सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बिहेवियर फिक्स होता है कि एक्सट्रीम वैल्यू से एक फाइनाइट वैल्यू तक आता है और फिर से एक्सट्रीम वैल्यू पे चला जाता है। और उल्टा केस होता तो बस यही बिहेवियर उल्टा हो जाता। ऐसा अगर इस तरह का होता तो क्या होता कि पहले नीचे से आ रहा है, मतलब माइनस इनफाइनाइट से बढ़ते हुए बढ़ते हुए बढ़ते हुए बढ़ते हुए एक फाइनाइट मैक्सिमम वैल्यू अटेन किया, फिर कम होना शुरू किया और फिर पहुंच गया अपना माइनस। समझ गए? तो किसी भी तरह का पैराबोला हो, हम एक ही तरफ पे स्टडी कर रहे हैं, एक तरफ से वो फाइनाइट वैल्यू लेगा और एक तरफ से एक्सट्रीम वैल्यू लेगा। ठीक है? इसकी एक मिनिमम वैल्यू है, ये तो फिक्स है, यहाँ पर 0, यहाँ पर शायद -2 होगी, यहाँ पर शायद 3 होगी, कुछ होगी, लेकिन दूसरी तरफ तो इनफाइनाइट ही होगा। समझ गए बात? यस सर। यस सर। तो अगर एक पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है तो उसकी मिनिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम नहीं बता पाएंगे, मैक्सिमम इनफाइनाइट। और अगर ओपनिंग डाउनवर्ड है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, लेकिन हम मिनिमम नहीं बता पाएंगे। समझ गए बात? यस सर। समझ गए? यस सर। अब बात करते हैं कि यार ये मिनिमम वैल्यू क्या बताई जा सकती है, या ऐसा क्या है इसका? लेट्स सी। ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड पॉइंट से नहीं बोल रहा हूँ, फ्यूचर के लिए बोल रहा हूँ। और अभी आई थिंक तुम रैंडमली क्लास 11 12 सालों से पूछोगे तो इतनी बातें नहीं बता पाएंगे, इतना सीखना है तो अच्छे से सीखना। और मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊँ, अगर लगे कि ज्यादा हो गया है तो मुझे बता देना, मैं रुक जाऊंगा। ठीक है? यस सर। तो हमने कहा एक पैराबोला है या एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है y = x²। बताओ इसकी मिनिमम वैल्यू होगी या मैक्सिमम वैल्यू होगी? सर मैं मतलब जो हम निकाल सकते हैं, मिनिमम निकाल सकते हैं इसका या मैक्सिमम निकाल सकते हैं? मिनिमम। मिनिमम। देखो इसका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, ये ओपनिंग अपवर्ड है, ऐसा वाला पैराबोला है। और अगर ऐसा वाला है तो इसकी मिनिमम वैल्यू फिक्स होती है, मैक्सिमम तो इनफाइनाइट होती है। x की वैल्यू अगर इनफाइनाइट होगी तो y भी इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट टू द पावर इनफाइनाइट ही तो हो जाएगा। मिनिमम वैल्यू इसके फिक्स है। मिनिमम वैल्यू इसकी क्या पॉसिबल है? सर क्या? इसकी क्या पॉसिबल है मिनिमम वैल्यू? कोई सोच सकता है? 0 सर 0। वेरी गुड, बिल्कुल अच्छा सोचा है। स्क्वायर है, किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है क्या? नो सर। एक भी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो मतलब मिनिमम वैल्यू क्या होगी? अगर 0 हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं अगर पॉजिटिव हो तो कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगी। और cos x = 0 पे 0 हो सकता है, 0 से कम तो कभी नहीं हो सकता। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है? 0। और कहां पर होती है मिनिमम वैल्यू? जब x की वैल्यू 0 होती है। डिफरेंस समझना, मैं कह रहा हूं पॉलिनोमियल की मिनिमम वैल्यू कितनी है तो y की वैल्यू की बात हो रही है। किस x पर हो रहा है, किस कहां पर मिनिमम वैल्यू लेता है? एट x। बात समझ पा रहे हो सब लोग? यस सर। पॉलिनोमियल की वैल्यू मिनिमम मतलब y की वैल्यू मिनिमम कब है, किस x पे मिनिमम, वो किस x पे ले रहा है, वो बात हो रही है। ठीक है? अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो इसका ग्राफ ऐसा बनता है, y = x², वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। ऐसा ग्राफ होता है। तो यू कैन ऑब्जर्व कि ये इसकी मिनिमम वैल्यू है और कहां पर ले रहा है? एट x = 0। y = 0 is its minimum value. It is taking minimum value at x = 0. सिमिलरली अगर मैं ऐसे बना दूं y = x² + 3, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? What will be the minimum value of this polynomial? 3. हाँ? 3. वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला, 3। क्यों? मिनिमम वैल्यू पूछ लिया है ना, कांस्टेंट पे ध्यान नहीं देना है,
देखो 3 तो फिक्स है, ये चेंज नहीं हो सकता, ये तो ऐड होना ही होना है। तो मिनिमम वैल्यू कहाँ से डिसाइड होगी, जब ये मिनिमम होगा x स्क्वायर मिनिमम कितना हो सकता है, 0 0 मिनिमम 0 है, तो 0 मिनिमम में 3 तो ऐड होना ही होना है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू कितनी है 3। कहाँ पर होगी वो, एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। y is equal to x square minus 4. What is the minimum value possible? सर -4 Minus 4. And x is equal to 0. सर 0 अगर मैं इनके ग्राफ बना के दिखाऊं तुम्हें, देखो ग्राफ वगैरह बनाना मैं सिखाऊंगा धीरे धीरे, अभी के लिए बस कॉपी कर लो। तो इसका ग्राफ ऐसा लो, तो मैंने वैल्यू देखो ये पॉइंट आता है, मिनिमम 3 आ गया, कहां पर मिनिमम आया, जब x की वैल्यू 0 थी। इसका ग्राफ बनाऊंगा तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, ये पॉइंट होगा 0, -4। मिनिमम वैल्यू हो रही है -4, कब हो रही है, जब x की वैल्यू है 0। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है सर यस सर। नोट कर लिया। सर नहीं सक्षम, तुम्हारे सांसों की बहुत आवाज आ रही है, तो माइक से दूर हो जाओ, बंद कर लो। यस सर डन। यस सर ठीक है, अभी मैं थोड़े से और बना रहा हूँ। सर I is equal to x minus 2 whole square, minimum value सर 0 सर अगर x2 क्या 4, तो 4. सर 0 तो 4. 0 मिनिमम वैल्यू सर मिनिमम वैल्यू पूछिए तो 0 ही होगी सर, क्योंकि मैक्सिमम तो हो जाएगा। यस सर अगर 0 नहीं, मिनिमम वैल्यू 0 ही होगी। यस सर हमेशा x इक्वल टू 0 पे आएगा। ये क्या लिखा है, किसी नंबर का स्क्वायर लिखा है, x माइनस 2 में तो कोई नंबर है ना। यस सर किसी नंबर का स्क्वायर मिनिमम क्या हो सकता है, 0 0 हो सकता है, नेगेटिव तो हो नहीं सकता। यस वो सर एक वैल्यू होगी, लेकिन वो मिनिमम थोड़ी ना होगी। तो इसकी मिनिमम वैल्यू है 0, कहां पर होगी, x इज इक्वल टू 2 पर। ये 0 कब होगा, x की वैल्यू 2, x2 डाल दोगे तो इसकी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी। समझ में आई ये बात। सर फिर से बता दो। ये किसी का स्क्वायर ही तो है ना, का x माइनस 2 होल स्क्वायर, तो किसी नंबर का तो स्क्वायर है। स्क्वायर मिनिमम क्या हो सकता है, 0. 0 हो सकता है। इस नंबर का वैल्यू तो 0 होगी, लेकिन कहां पर होगी, जब अंदर वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 होगी। अंदर वाला एक्सप्रेशन 0 कब होगा, x इज इक्वल टू 2 पर होगा। ठीक है सर। सर पता बज रहा है आप कितना ही। हाँ सर आपने अभी मैक्सिमम वैल्यू आगे बताओगे, मतलब मैक्सिमम वैल्यू नहीं, मैक्सिमम तो सर पॉसिबल है, इनफाइनाइट होती है ना, वो तो ग्राफ देख के नहीं समझ में यस आया। सर ठीक मैक्सिमम उस वाले में होगी जब ग्राफ उल्टा वाला होगा, माइनस वाला। ठीक है मिनिमम नहीं सर होगी। तो क्वेश्चन आ सकता है ना, व्हाट विल बी द वैल्यू इफ द ग्राफ सिलेबस का पार्ट नहीं, हाँ आगे आ सकता है।
ओके ठीक है। चलो तो अगर मैं बात करूं y इज इक्वल टू x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस 5 मिनिमम वैल्यू 5 सर 5 at Sir, at x is 7. equal to X is 0, y is equal equal to 5. 7 मिनिमम वैल्यू तो 5 होगी at x इज इक्वल टू 7. 7 7 ये 0 हो रहा होगा। तो हमें आई बात, अगर मैं इसे ग्राफ की बात करूं तो ग्राफ ऐसा होता है इसका, मिनिमम वैल्यू हो रही है 0 at x इज इक्वल टू 2। इसके ग्राफ की बात करूं तो ये ऐसा होता है, ये पॉइंट होगा x इज इक्वल टू 7 और ये होगी वैल्यू 5। तो बेसिकली 7,5 है, at x इज इक्वल टू 7 पॉलिनोमियल की वैल्यू 5 हो रही है। क्लियर है? यस यस सर। अभी देखो यहाँ पर इजी था बताना कि मिनिमम वैल्यू कहाँ पर होगी और क्या होगी। क्यों इजी था? क्योंकि ऑलरेडी होल स्क्वायर के फॉर्म में था। अगर होल स्क्वायर का फॉर्म है तो इट्स इजी टू फाइंड कि हाँ भाई होल स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम 0 होती है, तो जहां पर वो 0 है वहां पर हमने कर दिया। लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा होल स्क्वायर के फॉर्म में थोड़ी ना होता है। अगर कोई कह दे कि बताओ इस पॉलिनोमियल की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, क्या आप बता सकते हैं मिनिमम वैल्यू क्या होगी? तो उसको फैक्टराइज करेंगे, कुछ करेंगे, बट अभी हम डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है, क्योंकि हमें बताने के लिए चाहिए कि हमारा एक्सप्रेशन जो वो होल स्क्वायर के फॉर्म में है, होल स्क्वायर और फिर कुछ कांस्टेंट ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखो कि क्वाड्रेटिक कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो दैट कैन बी रिटन इन दैट फॉर्म जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, होल स्क्वायर प्लस माइनस कोई कांस्टेंट। अब ये प्रोसेस सीखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करते हैं, पहला स्टेप होगा जो ये वाला टर्म है, बीच वाला टर्म, इसके कोफिशिएंट का हाफ, इसके कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बट समझ लो, जो ये वाला टर्म है लीनियर वाला टर्म, bx वाला टर्म, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस cn है, तो जो बीच वाला टर्म है उसके हाफ, उसके कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ये -4 है, -4 स्क्वायर करना है तो माइनस लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो -4 का हाफ 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ऐड सब्ट्रैक्ट करने में कोई दिक्कत तो नहीं किसी एक्सप्रेशन में? नो सर। ठीक है, ऐसा हमने क्यों किया? जैसे ही तुम ये करोगे, जैसे ही तुम ये करोगे, हमेशा ये एक आइडेंटिटी बन जाएगी। देखो दिख रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, हो सकता है प्लस हो तो प्लस 2ab बन जाएगी। तो ये हमेशा होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, it will either become a minus b whole square or it will become a plus b whole square। देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x minus 2 whole square, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 5 minus 4 1। समझ गए बात? यस सर। सर एक बार फिर से रिपीट कर दो। तो ये वाला टर्म होगा लीनियर वाला bx वाला, उसके कोफिशिएंट के हाफ के स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले दो टर्म और जो ऐड किया हमने वो तीनों मिलके हमेशा एक आइडेंटिटी बना लेंगे, इधर a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर, और यहाँ हमारा काम खत्म हो गया। ठीक है, इस मेथड को बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये बोर्ड में हुआ करता था, लास्ट ईयर इसको हटा दिया गया है, तो मे भी तुम्हारी बुक में ये मेथड हो चैप्टर 4 में कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो हमने सीख लिया क्योंकि ये काम का मेथड है। सर इस साल की बुक में भी है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, आई थिंक होगा बट सिलेबस में नहीं है वो।
अब इसकी हम मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं, बताओ क्या होगी मिनिमम वैल्यू? 1 एट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, चलो अभी मैं करूंगा, तुम लोग बोलोगे कि क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 13, चलो बताओ। -2 सर 3 सब्ट्रैक्ट कर दो। सर 3 के स्क्वायर से प्लस ऐड करेंगे और 3 के स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 3 स्क्वायर, वेरी गुड। तो इसका जो कोफिशिएंट है x का उसके हाफ का स्क्वायर 3 स्क्वायर ऐड किया और 3 स्क्वायर को ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये तीनों हमेशा बनेंगे आइडेंटिटी, दैट इज x प्लस 3 का स्क्वायर होल स्क्वायर। ये सॉल्व होगा -13 -9 -22। मिनिमम वैल्यू सर 22 नहीं सर, एक मिनट रुको। the minimum 3 need -22 साइन क्यों बोल जाता हूँ सक्षम? मिनिमम वैल्यू विल बी -22 एट x इज इक्वल टू -3 माइनस। यस सर। चलो ये तो सिंपल केस हो गया। अब इसमें थोड़ा सा और इसको कॉम्प्लिकेट किया जा सकता है। कैसे? कि हो सकता है x स्क्वायर कोफिशिएंट 1 ना हो, लिख लिया गया तुमने? यस सर। हो सकता है x स्क्वायर कोफिशिएंट 1 ना हो, तो उसमें एक स्टेप और एक्स्ट्रा हो जाएगा और फ्रैक्शन आ जाएंगे, तो ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं है। मान लो ऐसा होता 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8, ऐसा कुछ है मान लो। ठीक है, यही काम मुझे करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना, ताकि हम मेरा वैल्यू बता सकें। तो हमारा पहला स्टेप बस चेंज हो जाएगा। पहले स्टेप में हम पहले x स्क्वायर कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे, तो 3 को हम लेंगे कॉमन, हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7/3x प्लस 8/3। लिख सकते हैं ऐसा? यस। फिर अपना मेथड फॉलो कर लेंगे। तो अभी मिडिल में क्या है? 7/3 है, इसके हाफ का स्क्वायर, ये तो बात रहेगा ही। इसके हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। 7/3 का हाफ हो जाएगा 7/6। अब 2 नीचे आएगा ना, तो 7/6 का स्क्वायर ऐड किया और 7/6 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो फर्क कितना आया? सिर्फ फ्रैक्शन आ गए। ऑफ कोर्स शुरू में इजी बताने तो मुझे, इसलिए मैंने फ्रैक्शन नहीं लिए थे। पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, फंडा सेम ही है। तो ये तीनों टर्म मिलके क्या बन जाएंगे? इसको सॉल्व नहीं करना है, इन तीनों को कभी सॉल्व नहीं करना, ये हमेशा आइडेंटिटी बन जाएंगे। क्या बन गया? ये हमेशा a होगा, ये हमेशा b होगा। x plus 7/6 whole square प्लस 7/6 होल स्क्वायर। इनको सॉल्व करना होगा, इसको हम साइड में सॉल्व कर लेते हैं। 8/3 प्लस का है और माइनस है 49/36। सॉल्व करोगे ये तो आई थिंक 96 माइनस 49, तो ये हो जाएगा 47 आ जाएगा आई गेस, प्लस 47/36। क्या होगी इसकी मिनिमम वैल्यू? so 47/36 एट -7/6 -7/6। वैसे बहुत गलती कर दी, इस 3 को तुम लोग बोल गए हो, ये मल्टीप्लाई भी तो होगा। हाँ तो मिनिमम वैल्यू होगी 47/12, ये मल्टीप्लाई होने के बाद एट x इज इक्वल टू -7/6। क्लियर है सबको? सर सेकंड स्टेप नहीं आया। ये यस सर। इसको तो कॉमन लिया है, बस कॉमन लेना आता है। यस सर। तो क्या 3 कॉमन लिया तो यहाँ से 3 गायब हो गया, यहाँ 3 था नहीं तो अपॉन 3 करना पड़ा, यहाँ अपॉन 3। यस सर, समझ आ गया। समझिए ना, अगर 3 हो डिवाइड कॉमन लेना मतलब डिवाइड करना ही तो होता है। जब हम कॉमन लेते हैं तो बाकी से डिवाइड करते हैं ना। यस सर यस सर। अगर मैं 2x स्क्वायर प्लस 4 में 2 कॉमन ले रहा हूँ तो अंदर क्या होता है? 2 से डिवाइड ही करता हूँ, यहाँ x स्क्वायर बचता है, यहाँ 2 बचता है। ठीक है, यहाँ में अगर मैंने 3 कॉमन लिया तो सब में 3 से डिवाइड करूंगा। उसके बाद वो अपने सेम स्टेप है, जो बीच वाला था ये x का कोफिशिएंट था, उसके हाफ का स्क्वायर एंड सब्ट्रैक्ट किया, फिर सिंपलीफाई।
आ गया सबको? Yes, sir. ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द वे टू फाइंड कि मिनिमम वैल्यू कहां पर होगी। देखो एक्चुअली हम ग्राफ में क्या ढूंढ रहे हैं, और तुम ऑब्जर्व करो, बेसिकली वी आर लुकिंग फॉर दिस पॉइंट कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी और कहां पर होगी। तो यही पॉइंट तो हम ढूंढ रहे हैं एक्चुअली। इस x पे वैल्यू होगी वो x हो गया, और क्या मिनिमम वैल्यू होगी वो y हो गया। समझ पा रहे हो तुम लोग? Yes, sir. अब इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, मैं तुम्हें सिखाना चाह रहा था इसलिए मेथड पर होता है, मेथड भी जरूरी है। और दूसरा एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है कि मिनिमम वैल्यू कहां पर होती है। तो अगर कोई लिख लिया है ना, Yes, sir. Yes, sir. अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c, या इक्वेशन भी बोल लो, तो इसकी मिनिमम वैल्यू होती है एट x इज इक्वल टू माइनस b अपॉन 2a। ये फॉर्मूला हो गया एक तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर चेक करके देख लो चाहो तो वैल्यू कहाँ होगी, माइनस x इज इक्वल टू माइनस b, क्या है यहाँ पर 7 अपॉन 2a, a है 3 तो 2a हो गया 6, तो माइनस 7 अपॉन 6 पे मिनिमम वैल्यू आएगी। क्या वैल्यू आएगी पुट करके देख लो, आ जाएगा आंसर। सिंपल है, फॉर्मूला आया इस मेथड से ही है। अगर इस तरह से करोगे, पहले a से डिवाइड करो, फिर a का हाफ का स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो, फॉर्मूला बनाया गया है यूजिंग दिस मेथड ओनली। मैं वो डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ, मेथड पता होना चाहिए और फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। क्लियर है? Yes, sir. चलो, तो अभी हम आई थिंक इतना ही काफी है। अभी कुछ नया और टॉपिक ऐड होंगे तो और बताऊंगा। चलो अपने हम टॉपिक पे आ जाते हैं। तो हम पढ़ लेते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जो कि हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट थिंग इज रिलेशनशिप बिटवीन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एंड इट्स कोएफिशिएंट। क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड इट्स कोएफिशिएंट। तो अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c, मान लेते हैं इसके जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा, दीज आर जस्ट नेम्स। इसके जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा। सर ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं? नहीं, नॉर्मल नंबर से नाम रख दिया अल्फा और बीटा, क्योंकि एबीसी ऑलरेडी यूज हो गया, तो अब कुछ और रखना तो अल्फा बीटा रख दिया। ठीक है? यस सर। तो अगर अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, तो जो रिलेशन होता है जीरोस और कोएफिशिएंट में ये होता है सम ऑफ जीरोस, उसको हम बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो वो तुम्हारा पूरा चैप्टर इसी में बेस्ड है एक्चुअली, इस कॉन्सेप्ट पे, इसी में सारे क्वेश्चन आएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखो। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा इनटू बीटा सी अपॉन ए। ठीक है, ये एक रिलेशन ये हमेशा वैलिड होता है। एग्जांपल के लिए भी देख लो, मान लो एक पॉलिनोमियल है 2x² प्लस 15 और प्लस 11, यहाँ मैं माइनस कर देता हूँ। ये पॉलिनोमियल है, इसके हमें जीरोस निकालने तो मुझे इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। Yes, sir. Yes, sir. फैक्टराइज करोगे तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x minus 5 और x minus 3 करोगे तो ऐसे ही आ जाएगा। That gives us zeros of the polynomial as x is equal to 3 और x is equal to 5/2। समझ गए ना? यहाँ से 3 आ जाएगा और यहाँ से 5/2। Yes, sir. यस सर। अब देखो सम ऑफ जीरोस क्या है, सम ऑफ जीरोस क्या हो, इन दोनों को ऐड कर दो, वो 11/2 आ गया। 3 प्लस 5/2 करोगे 11/2 आ जाएगा। Yes, sir. यस सर। और माइनस बी अपॉन ए निकाल के देखो, माइनस बी अपॉन ए देखो क्या आ जाएगा। माइनस बी की वैल्यू क्या है इसमें, -11 पॉजिटिव 11 हो जाएगा सर। क्या आ गया, 11/2 ही आ गया। यस सर। क्या आ गया, यही तो हम बात कर रहे थे कि सम ऑफ जीरोस हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। इन दोनों का प्रोडक्ट करके देखो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखो क्या आ रहा है, 15/2। सी अपॉन ए निकाल के देखो, सर 15/2। सेम आ रहा है। यस सर। ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूरे चैप्टर की सोल है।
sum of zeros and product of zeros in case of quadratic polynomial. ठीक है? सर अगर हमें सर? कभी प्रूफ करना हो, मतलब वेरीफाई करना होगा कि वो 0 है कि नहीं, तो हम दोनों रिलेशन से प्रूफ करेंगे या कोई एक से भी कर सकते हैं? ये कैसे प्रूफ करना होगा 0 है कि नहीं, ये थोड़ा प्रूफ करना होगा. सर हाँ, सर आपने बोला था कि 0 में हम हमेशा मतलब 1 ही वैल्यू लेते हैं और रूट में हम 2 वैल्यूज ले सकते हैं. सर इसमें आपने फिर 2 वैल्यू क्यों ली 0 की? वही बताते हैं. एक्चुअली वो दोनों ही लेगा. वो अगर दो इक्वल आ गई तो वो इक्वल ही मान लेगा, दो बार दोनों को ऐसे सेम ही ले लेगा. तो सर कहने के लिए काउंटिंग जब की आती है तो हम काउंटिंग वैसे कर लेते हैं कि एक ही जीरो, बट एक्चुअली में उतने ही होते हैं. इसलिए मैंने रूट्स और जीरोस को क्लियर किया है तुम्हें. यस सर. ठीक है? तो यहाँ हमेशा दो जीरोस ही लेके मानेगा, भले ही कॉम्प्लेक्स हो तब भी ये वैलिड है. ठीक तो ये काइंड ऑफ क्या बोल रहे हैं, ये सम ऑफ रूट्स है एक्चुअली में, लेकिन सिंस पॉलिनोमियल चैप्टर में है इसलिए सम ऑफ जीरोस बोल दिया गया. ठीक है सर. ठीक है? आपको Yes, समझ में आ गया है? यस सर. यस सर. इसका डेरिवेशन बताऊं क्या? सर हमें स्कूल में बताया है. स्कूल में? सर स्कूल में मैम ने बताया था. डेरिवेशन? यस सर बता दो. सर आप भी बता दो. सर सर, पर आप बता समझ दो. नहीं आया हमको. चलो बताता हूँ. ये लेके आया ना आपने? इसको हम लोग याद करके आएंगे, क्लास में क्वेश्चन करेंगे. लिख लिया. चलो इसका डेरिवेशन भी देख ही लेते हैं. और लोग कोई पूछने वाला नहीं है, बट आई थिंक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी. सो लेट्स डू इट. अगर कोई पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अब इसके दो जीरोस होंगे. अगर इसको फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइज ऐसे तो करते हो, एक मान लो अल्फा और बीटा है तो x माइनस अल्फा इनटू x माइनस बीटा, ये तो होता है स्प्लिटिंग के बाद. यस सर. यस स्प्लिटिंग में किसी और मेथड से होगा, फैक्टराइज तो ऐसा ही होगा. और ध्यान रखो ये कोई नंबर अगर मल्टीप्लाई हो तो जीरो चेंज नहीं होते हैं. तो हमने कहा a इनटू ये समथिंग, ये कुछ हो सकता है, बाय चांस निकाला है. समझ गए? x माइनस 1 इनटू x माइनस 2, इसके जीरोस क्या है? सर 1 और 2. 1 1 and 2. इसके सर 2 and 4. एंड 4. सर 1 and 2. सर 1 एंड 2 ही होंगे सर. इससे कोई फर्क पड़ा क्या जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल में? नो सर. नहीं सर. नो सर. तो यहाँ 3 हुआ तो सर 1 and 2. 1 एंड 2. 10 हुआ तो 1 एंड 2. सर 1 and 2. अगर उल्टा क्वेश्चन है कि कोई पॉलिनोमियल है उसके जीरोस हैं 1 और 2, तो तुम बोलोगे ये पॉलिनोमियल है या बोलोगे यार कोई नंबर भी हो सकता है? सर कोई नंबर हो सकता है. कोई नंबर हो सकता है ना. तो वो यही बात है कि हम मान लेते हैं कि इस पॉलिनोमियल के जीरो है अल्फा और बीटा, तो क्या हो जाएगा x माइनस अल्फा इनटू x माइनस बीटा, लेकिन इनटू में कोई नंबर भी हो सकता है. ठीक है? और नाउ मैं इसको के लिख लेता हूं. तो ये दोनों सेम ही होंगे. इसी पॉलिनोमियल के तो जीरो है, इन्हीं को तो फैक्टराइज करके रखा है मैंने. यस सर. यस यस सर. तो ये दोनों अगर सेम पॉलिनोमियल है, दोनों तरफ कंपेयर कर सकते हैं. ध्यान रखो जब एक्सप्रेशन से एक्सप्रेशन इक्वल करते हैं हम, तो हम टर्म बाय टर्म कंपेयर कर सकते हैं. जो x स्क्वायर वाला टर्म है वो x स्क्वायर वाले के इक्वल होगा, जो सिर्फ x वाला टर्म है वो x वाले के इक्वल होगा, और जो कांस्टेंट वाला टर्म है वो कांस्टेंट वाले के इक्वल होगा. ठीक है? जैसे रैशनल और इरेशनल भी कर सकते थे ना, याद होगा 2 प्लस k रूट 3, 2 प्लस k रूट 3 अगर है a प्लस 7 रूट 3, हम कह सकते हैं कि इरैशनल के इक्वल होगा रैशनल के. तो a की वैल्यू हो गई 2 और k की वैल्यू हो गई 7 बाय. वैसे यहाँ भी वैलिड है. अगर कभी भी एक्सप्रेशन है तो x, क्योंकि हर वैल्यू के लिए ट्रू होता है, तो हर वैल्यू ट्रू तभी हो सकता है जब x टर्म बाय टर्म इक्वल हो. x स्क्वायर वाला x स्क्वायर वाले के ही इक्वल. जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स x प्लस अल्फा बीटा. ये मल्टीप्लिकेशन नॉर्मल तुम कर सकते हो, कॉमन ले लोगे आ जाएगा. इसको और सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड को दे देंगे k x स्क्वायर माइनस, इसको मैं सम ऑफ जीरो दे देता हूं. ठीक है? k इनटू सम ऑफ जीरो ही तो है थोड़ा बेटा. यस सर. यस सर. x प्लस चलो अल्फा बीटा लिखा है, कोई फर्क सेम ही बात है वैसे, प्लस k अल्फा बीटा. एग्रीड? आ रहा है सवाल सामने? यस सर. यस सर. ठीक है? अभी मैंने कहा टर्म बाय टर्म हम कंपेयर कर सकते हैं. तो हमने कहा ax स्क्वायर और kx स्क्वायर इनको इक्वल होना चाहिए.
Yes, sir. That means k is equal to a. ठीक है, इसको और इनको भी इक्वल होना चाहिए. Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. तो हम कह सकते हैं कि माइनस k टाइम्स अल्फा प्लस बीटा b के इक्वल है. Yes, k sir. की वैल्यू a है, तो k की जगह a लिख दूं मैं. Yes, sir. यहाँ से देखो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, जो कि सम ऑफ जीरोस था. माइनस से नीचे आ गया, क्या मैं इसको माइनस b अपॉन a लिख सकता हूँ. आगे डेरिवेशन. ऐसे ही कांस्टेंट से कांस्टेंट को इक्वल कर दो, तो k अल्फा बीटा शुड बी इक्वल टू c. तो अल्फा बीटा क्या आ गया, c अपॉन k, और k की वैल्यू तो a ही है. ऑफ जीरोस आ गया c अपॉन. ठीक है, Yes, sir. इसमें मतलब सबसे इम्पोर्टेंट बात सीखने की क्या थी. तो डेरिवेशन तो पूछना नहीं है कोई, और कोई वो खास इम्पोर्टेंट नहीं है. सबसे इम्पोर्टेंट पता है क्या थी इसमें, कोई समझ सकता है कि यहाँ क्या सीखने का था. सर दोनों साइड इक्वल करनी पड़ती है. सीखने के बाद थी पहला स्टेप कि अगर मुझे किसी पॉलिनोमियल के जीरोस पता है तो मैं पॉलिनोमियल को वैसे लिख सकता हूँ. अगर अल्फा और बीटा किसी पॉलिनोमियल के जीरो हैं तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा. ठीक है, समझ गए. Yes, sir. खैर अभी इससे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे. तो आई थिंक दैट विल बी ऑल फॉर टुडे. अपना डिफरेंशिएट कर लेना बुक पढ़ के. बुक में तुम पढ़ सकते हो, अभी तक रिलेशन तक पढ़ सकते हो. बहुत ज्यादा नहीं है, 3-4 पेज ही होगा. अगर तुम्हें क्लियरली मालूम चल जाए कि क्या तुम्हारे सिलेबस का पार्ट था और क्या एक्स्ट्रा था, दोनों चीजें ही कर लेना. होमवर्क में आई थिंक बहुत कुछ तो नहीं बनेगा. लेट्स सी. टू 2.1 कर लेंगे, ओरली हो जाएगी. कुछ नहीं है उसमें, कुछ है ही नहीं उसमें, मतलब 2 मिनट भी नहीं लगेंगे. 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 लिखो. 1 कर लेंगे. 1 में 6 पार्ट है. अब देखो उसमें करना क्या है. अभी मैंने उस तरह कोई क्वेश्चन कराया नहीं, कराया मैंने जो एग्जांपल दिया था. क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें कह रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप. जो मैंने एग्जांपल दिया था, एक पॉलिनोमियल दिया होगा, उसके जीरोस निकाल लोगे फैक्टराइज करके. Yes, sir. तो ये दिखा देना है कि जो जीरो निकालोगे, सम ऑफ जीरोस निकालोगे जीरो निकाल के, और माइनस बी अपॉन ए निकालोगे, दोनों इक्वल आएंगे. इसको वेरिफिकेशन बोलते हैं कि वेरीफाई करके हमें दिखा दे कि हाँ भाई ये रिलेशन सही आ रहा है. समझ रहे हो बात को. Yes, ये sir. दिखाएंगे कि सम ऑफ जीरोस जो हम निकाल के दिखाएंगे अल्फा और बीटा को ऐड करके, और माइनस बी अपॉन ए, ये दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं. यही है पहला क्वेश्चन, ये कर ले. Okay, sir. Yes, sir. सब में स्प्लिटिंग लगनी है. आई होप सब 2 साल से कर रहे हो, अच्छे से आता है. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा चलो, so that will be all for today. Yes, sir. The next time, goodbye everyone. Have a nice day. Enjoy. Have Bye, fun. sir. Bye.